अशोक एक बनकाम मजदूर था जो शहर में मजदूरी करके अपने खानदान का गुजारा करता था। उसको रोज की मजदूरी से 300 रुपए मिला करते थे। अशोक एक किराए के घर में रहता था अपने पूरे खानदान के साथ। उसके खानदान में उसकी बीवी अनुराधा और उसके 3 बच्चे थे, भुवन, जीवन और नंदिनी। ये लो अनुराधा, आज की मजदूरी। हाँ, कल मैंने मकान मालिक को 3000 किराया दे दिया। अच्छा किया। हाँ, काश आपकी मजदूरी बढ़ जाए। इतनी कम कमाई में हम पैसे कैसे बचा सकते हैं? ऊपर वाला करे ऐसा जल्दी हो, लेकिन अब जो भी है यही है। कम से कम मैं खुश हूँ कि हमारे खाने पे आफत नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम पेट भर कर खाना खा रहे हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। हाँ बेशक, ऊपर वाले का हम पर बड़ा करम है। अशोक और अनुराधा भले ही मुफलिस थे, लेकिन उन्हें अपने हालात से कोई शिकायत नहीं थी। वो खुश थे और मुतमईन थे। अनुराधा अक्सर दूसरे गरीबों की मदद किया करती थी। एक रोज की बात है, अनुराधा बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसने देखा कि एक ज़ईफ़ा रास्ते पर भीख मांग रही है। बहुत भूख लगी है बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया। आसपास के लोग उस ज़ईफ़ा को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था। अम्मा, आपको बहुत भूख लगी होगी ना? आइए मेरे साथ। अनुराधा उस औरत को पास के एक छोटे से ढाबे पर ले गई। भाईजान, अम्मा को पेट भर के खाना खिला दो, ये लो पैसे। अनुराधा ने ढाबे वाले को पैसे दे दिए और ढाबे वाले ने अम्मा को खाना खिला दिया। कई रोज से भूखी अम्मा जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। अनुराधा वहीं पास बैठी थी। जब अम्मा ने पूरा खाना खा लिया, और कुछ चाहिए अम्मा? नहीं बेटा, पेट भर गया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। तुम लम्हे जिंदगी जियो, हमेशा खुश रहो। अनुराधा ने अम्मा के हाथ में कुछ और पैसे दिए। ये रखिए, आपको जब फिर से भूख लगेगी तो कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया, तुम बहुत नेक दिल हो बेटा। तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे हमेशा मदद मिलेगी। अनुराधा मुस्कुराकर वहां से चली गई। अनुराधा की तरह अशोक भी बेहद नेक था। वो भी लोगों की मदद किया करता था। चाचा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन बेटा ये बहुत वजनी है। मजदूर के लिए ये कौन सा वजनी होगा? चलिए। अशोक ने उस ज़ईफ आदमी का सामान उसके घर तक पहुंचाया। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। ऊपर वाला हमेशा तुम्हारा भला करे। अब मैं चलता हूँ चाचा। अनुराधा और अशोक भले ही मुफलिस थे, लेकिन वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अनुराधा और अशोक के नेक कर्मों की कोई गिनती नहीं थी। उन्हें जब मौका मिलता वो किसी न किसी की मदद किया करते थे। कुछ माह बीत गए। एक रोज अशोक एक इमारत का बनकाम कर रहा था। वो काफी ऊंचाई पर चढ़ा था और बदनसीबी से उसके पैरों के नीचे का बांस टूट गया और अशोक इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा कि वो जख्मी हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसकी पट्टी कर दी। ऊपर वाले का करम है कि कोई गहरी चोट नहीं आई। घुटने की एक हड्डी टूट गई है, जिसे जोड़ने में 2 से 3 माह का वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा। 2-3 माह? 2-3 माह आराम करने की बात सुनकर दोनों सहम गए। अशोक तो एक दिहाड़ी वाला मजदूर था। उसे तो रोज काम के ही पैसे मिलते थे। 2-3 माह अगर उसे घर पर बैठना पड़े तो उसका घर कैसे चलेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम तलाश लूंगी, जिससे हमारा गुजर बसर तो हो ही जाएगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। सोचा नहीं था ऊपर वाला ये दिन भी दिखाएगा। अशोक और अनुराधा के बचाए हुए पैसे इलाज में खर्च हो गए। अब उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे। कुल मिलाकर अब 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो बस 2-3 दिन का ही राशन आएगा। अब मुझे जल्द ही काम मिल जाना चाहिए। कितने रोज से मैं काम की तलाश में हूँ। ऊपर वाला करम करे मुझे जल्दी से काम मिल जाए, ताकि हमें भूखे मरने की नौबत ना आए। हाँ, ऊपर वाले से यही दुआ है। खैर, मैं इन पैसों से जो बन पड़ेगा ले आती हूँ। हाँ। अशोक और अनुराधा दोनों परेशान थे। उनकी माली हालत खराब थी।
वो 300 रुपए लेकर अनुराधा बाजार गई। वहाँ उसने चावल, दाल और कुछ सब्जियां ले ली। जब अनुराधा के पास सिर्फ 10 रुपए ही बचे थे तो वो घर लौट रही थी और उसकी नजर उसी ज़ईफ़ा पर पड़ी। बहुत भूख लगी है बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। बेचारी, लेकिन आज इसे पेट भर खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, बस 10 ही रुपए हैं, इसमें क्या आएगा। अनुराधा ने इधर उधर देखा तो एक पकोड़े की दुकान नजर आई। मुझे 10 रुपए के पकोड़े दे दीजिए। अनुराधा ने दुकानदार को 10 रुपए दिए और पकोड़े ले लिए। वो पकोड़े लेकर अनुराधा उस ज़ईफ़ के पास गई। अम्मा, आज मैं तुम्हें पेट भर तो नहीं खिला सकती, लेकिन ये खा लो। उस ज़ईफ़ा ने पकोड़े के कागज को हाथ लगाया और बोली, आज ये पकोड़े तुम अपने घर ले जाओ बेटी, समझ लो मैंने खा लिया, आज इस पर तेरा हक है। लेकिन अम्मा, आपको भूख लगी है ना? वो ज़ईफ़ा मुस्कुराई और देखते ही देखते अनुराधा की नजरों के सामने से गायब हो गई। अनुराधा घबरा गई। वो ज़ईफ़ा को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आई। फिर अनुराधा घर लौटी और अपने शौहर को ये सारी बातें बताई। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? मालूम नहीं, मैं भी हैरान थी। अच्छा, वो पकोड़े दिखाओ। अशोक ने पकोड़े का कागज खोला तो वो हैरान रह गया। कागज के अंदर सोने के पकोड़े रखे थे। सोना? इतना सारा सोना? ये हकीकत है क्या? हाँ, लेकिन कैसे? शायद उस ज़ईफ़ा की वजह से। उस रोज उन्होंने मुझे दुआ दी थी। शुक्रिया, तुम बहुत नेक है बेटा, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी तुझे हमेशा मदद मिलेगी। हाँ, तुम्हारी नेकी की वजह से आज हमें अपनी जरूरत के वक्त मदद मिली है अनुराधा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। इस रोज के बाद अशोक और अनुराधा की जिंदगी बदल गई। अशोक का इलाज हो गया और अब वो बनकाम मजदूर नहीं था। अनुराधा और अशोक ने खुद का घर ले लिया और एक दुकान भी। अब दोनों साथ काम करते थे। सोने के पकौड़ों ने अशोक और अनुराधा की जिंदगी ही बदल दी। अशोक एक बनकाम मजदूर था जो शहर में मजदूरी करके अपने खानदान का गुजारा करता था। उसको रोज की मजदूरी से 300 रुपए मिला करते थे। अशोक एक किराए के घर में रहता था अपने पूरे खानदान के साथ। उसके खानदान में उसकी बीवी अनुराधा और उसके 3 बच्चे थे, भुवन, जीवन और नंदिनी। ये लो अनुराधा, आज की मजदूरी। हाँ, कल मैंने मकान मालिक को 3000 किराया दे दिया। अच्छा किया। हाँ, काश आपकी मजदूरी बढ़ जाए। इतनी कम कमाई में हम पैसे कैसे बचा सकते हैं? ऊपर वाला करे ऐसा जल्दी हो, लेकिन अब जो भी है यही है। कम से कम मैं खुश हूँ कि हमारे खाने पे आफत नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम पेट भर कर खाना खा रहे हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। हाँ बेशक, ऊपर वाले का हम पर बड़ा करम है। अशोक और अनुराधा भले ही मुफलिस थे, लेकिन उन्हें अपने हालात से कोई शिकायत नहीं थी। वो खुश थे और मुतमईन थे। अनुराधा अक्सर दूसरे गरीबों की मदद किया करती थी। एक रोज की बात है, अनुराधा बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसने देखा कि एक ज़ईफ़ा रास्ते पर भीख मांग रही है। बहुत भूख लगी है बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया। आसपास के लोग उस ज़ईफ़ा को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था। अम्मा, आपको बहुत भूख लगी होगी ना? आइए मेरे साथ। अनुराधा उस औरत को पास के एक छोटे से ढाबे पर ले गई। भाईजान, अम्मा को पेट भर के खाना खिला दो, ये लो पैसे। अनुराधा ने ढाबे वाले को पैसे दे दिए और ढाबे वाले ने अम्मा को खाना खिला दिया। कई रोज से भूखी अम्मा जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। अनुराधा वहीं पास बैठी थी। जब अम्मा ने पूरा खाना खा लिया, और कुछ चाहिए अम्मा? नहीं बेटा, पेट भर गया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। तुम लम्हे जिंदगी जियो, हमेशा खुश रहो। अनुराधा ने अम्मा के हाथ में कुछ और पैसे दिए। ये रखिए, आपको जब फिर से भूख लगेगी तो कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया, तुम बहुत नेक दिल हो बेटा, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा।
जब तुझे मदद की जरूरत होगी तुझे हमेशा मदद मिलेगी। अनुराधा मुस्कुराकर वहां से चली गई। अनुराधा की तरह अशोक भी बेहद नेक था। वो भी लोगों की मदद किया करता था। चाचा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन बेटा ये बहुत वजनी है। मजदूर के लिए ये कौन सा वजनी होगा? चलिए। अशोक ने उस ज़ईफ आदमी का सामान उसके घर तक पहुंचाया। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। ऊपर वाला हमेशा तुम्हारा भला करे। अब मैं चलता हूँ चाचा। अनुराधा और अशोक भले ही मुफलिस थे, लेकिन वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अनुराधा और अशोक के नेक कर्मों की कोई गिनती नहीं थी। उन्हें जब मौका मिलता वो किसी न किसी की मदद किया करते थे। कुछ माह बीत गए। एक रोज अशोक एक इमारत का बनकाम कर रहा था। वो काफी ऊंचाई पर चढ़ा था और बदनसीबी से उसके पैरों के नीचे का बांस टूट गया और अशोक इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा कि वो जख्मी हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसकी पट्टी कर दी। ऊपर वाले का करम है कि कोई गहरी चोट नहीं आई। घुटने की एक हड्डी टूट गई है, जिसे जोड़ने में 2 से 3 माह का वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा। 2-3 माह? 2-3 माह आराम करने की बात सुनकर दोनों सहम गए। अशोक तो एक दिहाड़ी वाला मजदूर था। उसे तो रोज काम के ही पैसे मिलते थे। 2-3 माह अगर उसे घर पर बैठना पड़े तो उसका घर कैसे चलेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम तलाश लूंगी जिससे हमारा गुजर बसर तो हो ही जाएगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। सोचा नहीं था ऊपर वाला ये दिन भी दिखाएगा। अशोक और अनुराधा के बचाए हुए पैसे इलाज में खर्च हो गए। अब उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे। कुल मिलाकर अब 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो बस 2-3 दिन का ही राशन आएगा। अब मुझे जल्द ही काम मिल जाना चाहिए। कितने रोज से मैं काम की तलाश में हूँ। ऊपर वाला करम करे मुझे जल्दी से काम मिल जाए ताकि हमें भूखे मरने की नौबत ना आए। हाँ, ऊपर वाले से यही दुआ है। खैर, मैं इन पैसों से जो पन पड़ेगा ले आती हूँ। हाँ। अशोक और अनुराधा दोनों परेशान थे। उनकी माली हालत खराब थी। वो 300 रुपए लेकर अनुराधा बाजार गई। वहाँ उसने चावल, दाल और कुछ सब्जियां ले ली। जब अनुराधा के पास सिर्फ 10 रुपए ही बचे थे तो वो घर लौट रही थी और उसकी नजर उसी ज़ईफा पर पड़ी। बहुत भूख लगी है बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। बेचारी, लेकिन आज इसे पेट भर खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। बस 10 ही रुपए हैं, इसमें क्या आएगा? अनुराधा ने इधर उधर देखा तो एक पकोड़े की दुकान नजर आई। मुझे 10 रुपए के पकोड़े दे दीजिए। अनुराधा ने दुकानदार को 10 रुपए दिए और पकोड़े ले लिए। वो पकोड़े लेकर अनुराधा उस ज़ईफ के पास गई। अम्मा, आज मैं तुम्हें पेट भर तो नहीं खिला सकती, लेकिन ये खा लो। उस ज़ईफा ने पकोड़े के कागज को हाथ लगाया और बोली, आज ये पकोड़े तुम अपने घर ले जाओ बेटी। समझ लो मैंने खा लिया, आज इस पर तेरा हक है। लेकिन अम्मा, आपको भूख लगी है ना? वो ज़ईफा मुस्कुराई और देखते ही देखते अनुराधा की नजरों के सामने से गायब हो गई। अनुराधा घबरा गई। वो ज़ईफा को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आई। फिर अनुराधा घर लौटी और अपने शौहर को ये सारी बातें बताई। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? मालूम नहीं, मैं भी हैरान थी। अच्छा, वो पकोड़े दिखाओ। अशोक ने पकोड़े का कागज खोला तो वो हैरान रह गया। कागज के अंदर सोने के पकोड़े रखे थे। सोना? इतना सारा सोना? ये हकीकत है क्या? हाँ, लेकिन कैसे? शायद उस ज़ईफा की वजह से। उस रोज उन्होंने मुझे दुआ दी थी। शुक्रिया, तुम बहुत नेक है बेटा। तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी तुझे हमेशा मदद मिलेगी। हाँ, तुम्हारी नेकी की वजह से आज हमें अपनी जरूरत के वक्त मदद मिली है अनुराधा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। इस रोज के बाद अशोक और अनुराधा की जिंदगी बदल गई। अशोक का इलाज हो गया और अब वो बनकाम मजदूर नहीं था। अनुराधा और अशोक ने खुद का घर ले लिया और एक दुकान भी।
अब दोनों साथ काम करते थे। सोने के पकौड़ों ने अशोक और अनुराधा की जिंदगी ही बदल दी। मीरपुर नाम का एक गांव था। गांव में जग्गू नाम का एक भिखारी रहता था। जग्गू के 2 बच्चे थे, राजू और मिनी। अब्बा, क्या हम लोग हमेशा से गरीब हैं? नहीं बेटा, हम हमेशा से गरीब नहीं हैं। मेरे वालिद साहब, मतलब तुम्हारे दादा, एक दौलतमंद शख्स थे। उन्हें एक मर्तबा जंगल में पनीर का घर मिला था। उस घर से कितना भी पनीर निकालना मुमकिन था। अब्बू जान जादुई पनीर घर से पनीर निकालकर पास वाले शहर में सारे पनीर फरोख्त किया करते थे। पनीर फरोख्त कर मेरे वालिद काफी दौलतमंद हो गए। लेकिन फिर एक रोज गांव के मुखिया कबीर सिंह को जादुई पनीर घर के मुताल्लिक खबर हो गई। भूपेंद्र, मुझे खबर मिली है कि तुझे जंगल में कोई पनीर घर मिला है। जी मुखिया जी, मिला है, और उसी से मुझे इतनी दौलत हासिल हुई है। अब दौलत के मामले में मैं कुछ ही रोज में आपको पीछे छोड़ दूंगा। पूरे जिले में जितनी भी डेयरियां हैं, उन सबको मैं ही पनीर की सुपुर्दगी करता हूं। इस पूरे गांव की हर चीज पर सबसे कब्ल मेरा हक है। तुमने मुझे बताए बगैर जादुई पनीर घर से खूब कमाई की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया ने अब्बू जान से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें गांव से बाहर कर दिया। हालांकि अब्बू जान गांव के आसपास मंडराते रहे, और जब किसी ने उन्हें काम नहीं दिया तो भीख मांगकर अपना गुजारा करते रहे। बेटा, तब से हम गरीब हैं। अब्बू जान, वो पनीर घर क्या अभी भी जंगल में है? नहीं, अब उस पनीर घर की कोई खबर नहीं है। जब मुखिया पनीर घर से पनीर निकालने पहुंचा तो वो घर गायब हो चुका था। तब से उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। किसी रोज जग्गू के खानदान की बहुत बुरी हालत हो जाती। अब्बू जान, आज राजू को बुखार है। हम दोनों ने 2 रोज से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को लेकर आइए। हाँ बेटी, मैं अभी किसी के घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। उस रोज जग्गू गांव के घर घर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। जग्गू जब मुखिया के घर पहुंचा तो उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, मैं जग्गू। मेरे बच्चे बीमार और भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। जग्गू, तो फिर से यहाँ चला आया? दफा हो जा यहाँ से, वरना अभी अपने मुलाजिमों से कहकर तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। तुझे गांव में रहने दे रहा हूँ, इसे ही मेहरबानी समझ। इससे कब्ल की मुखिया अपने मुलाजिमों को भेजता जग्गू सड़क पर एक कोने में छिप गया। कुछ देर बाद मुखिया घर में ताला लगाकर अपने मुलाजिमों के साथ कहीं चला गया। जग्गू ने सोचा कि वो अपने बच्चों की खातिर खाना चुराएगा। दीवार से कूदकर जग्गू मुखिया के घर में दाखिल हो गया। उसने 5-6 पराठे चुराए और भाग निकला। उस रोज जग्गू के खानदान का पराठों से पेट भरा। भरी दोपहरी में जब पूरे गांव में सन्नाटा था और जग्गू और उसके बच्चे सो रहे थे, तो एकाएक किसी ने जग्गू के घर का दरवाजा तोड़ दिया। जग्गू और उसके बच्चे खौफ के मारे कांप गए। दरवाजे पर मुखिया और उसके मुलाजिम डंडे लेकर खड़े थे। जग्गू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तूने मेरे घर में घुसकर चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में मैं तेरी सारी हरकतें देखकर आ रहा हूं। मुलाजिमों, जग्गू की जमकर पिटाई करो और इन तीनों को गांव से बाहर फेंक दो। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया के दोनों मुलाजिम जग्गू को बुरी तरह लाठियों से पीटने लगे। राजू और मिनी अपने वालिद को इस तरह पिटते हुए देख ना पाए। दोनों ने अपनी अपनी गुलेल उठाई और मुखिया के मुलाजिमों के सीधे सिर पर गुलेल से पत्थर मारा। दोनों आदमी अपना अपना माथा पकड़कर बैठ गए। अरे मार डाला रे! अबू जान, जल्दी भागिए!
तीनों लोग घर छोड़कर जंगल की जानिब भागे। मुखिया के दोनों मुलाजिम उनके पीछे पीछे भागे। जग्गू कहाँ तक भागेगा? तुझे और तेरे बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुखिया के दोनों मुलाजिम जख्मी शेरों की मानिंद जग्गू पर और उसके बच्चों के पीछे भाग रहे थे। ये हम किस आफत में फंस गए अब्बा, अब क्या करें? जग्गू को लग रहा था कि वो और उसके बच्चे अब नहीं बच पाएंगे। तभी यकाएक जग्गू और उसके बच्चों को पनीर का घर नजर आया। तीनों लोग पनीर के घर में दाखिल हो गए। इससे कब्ल की मुखिया के मुलाजिम पनीर घर तक पहुंचते पनीर घर गायब हो गया। पनीर घर में तुम लोगों का खुशामदीद। इस जादुई घर से तुम जितना चाहो उतना पनीर निकाल सकते हो। क्या तुम वही पनीर घर हो जो मेरे वालिद साहब को मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे वालिद को मना किया था मेरे जरिए कमाई गई दौलत का दिखावा न करना। अगर मेरे मुतालिक किसी को कुछ मालूम हो गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे वालिद माने नहीं और आखिरकार मुखिया को मेरे मुतालिक खबर हो गई और तब मुझे गायब होना पड़ा। तुम वही गलती ना करना जो तुम्हारे वालिद ने की थी। नहीं, मैं ऐसी गलती हरगिज नहीं करूंगा और तुम्हारे मुतालिक किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी मेरे बताए बगैर किसी को तुम्हारे मुतालिक इल्म हो गया तो क्या होगा? तुम इसकी फिक्र ना करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। सबसे कब्ल जग्गू और उसके बच्चों ने पेट भरकर पनीर खाया। पनीर तो बहुत जायकेदार है अब्बू जान। मालूम होता है जैसे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दूध में डालकर खा रहे हैं। बच्चों, हम कल से पनीर फरोख्त करने जाएंगे, लेकिन हम अंधाधुंध कमाई नहीं करेंगे। हम उतना ही फरोख्त करेंगे जितने की हमें जरूरत होगी। उधर मुखिया गुस्से से पागल हो रहा था। तुम दोनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। दोनों खुद को जख्मी कराकर चले आए और कह रहे हो कि वो तीनों यकायक जंगल में गायब हो गए। अब मुझे रंगा और मुन्ना को भेजना पड़ेगा। मुखिया ने अपने मुलाजिमों को जंगल के बाहर चौकीदारी पर लगा दिया। मुखिया के मुलाजिमों ने देखा कि जग्गू, राजू, मिनी रोजाना पनीर लेकर बाजार में फरोख्त करने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जाकर मुखिया को बताई। पिछले मर्तबा तो वो पनीर घर नामालूम कहाँ गायब हो गया था। इस मर्तबा मुझे वो हर सूरत में चाहिए। अगले रोज जैसे ही जग्गू का खानदान जंगल से बाहर निकला, मुखिया ने उसे पकड़ लिया और तीनों के हाथ बांध दिए। अब तुम तीनों चुपचाप मुझे उस पनीर घर तक ले चलोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम खुद की शिनाख्त नहीं कर पाओगे। जग्गू, राजू और मिनी मुखिया को कई घंटों तक घुमाते रहे, लेकिन पनीर घर तक लेकर नहीं गए। जग्गू, बहुत देर हो गई। मालूम होता है तू मेरे साथ होशियारी दिखा रहा है। मुलाजिमों, इसके बच्चे को गहरे तालाब में फेंक दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ न करिएगा। मैं लेकर चलता हूँ। आखिरकार जग्गू मुखिया को पनीर घर तक लेकर पहुँचा। तो ये रहा पनीर घर। मुलाजिमों, इन सबको दरख्त से बांध दो। हम पनीर घर के अंदर घूमने जाएंगे। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल हुए, ढेर सारा पनीर उनके ऊपर गिर पड़ा। मुखिया और उसके मुलाजिम पनीर के ढेर के नीचे दब गए। कोई बचाओ, कोई मेरी हिफाजत करो। मेरी सांस रुक गई, मेरा दम घुट रहा है। कब्ल जुबान दो मुखिया कि तुम कभी जग्गू के खानदान को परेशान नहीं करोगे और मुझे कभी नहीं तलाशोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं गांव के किसी शख्स को परेशान नहीं करूंगा। मुझे बचाओ। तब मुखिया के ऊपर पड़ा पनीर का ढेर गायब हो गया। मुखिया और उसके मुलाजिमों ने जग्गू, राजू और मिनू को खोल दिया और फिर अपने घर भाग गए। लखनपुर नाम के कस्बे में सुषमा अपने बच्चे और शौहर राम दुलारे के साथ रहती थी। सुषमा का शौहर अपाहिज था, इस वजह से सुषमा ही घर की देखभाल किया करती थी।
इसलिए सुषमा घर चलाने के लिए अपने भतीजे करण के साथ जलेबी की दुकान चलाया करती थी। करण झगड़ालू और बेईमान किस्म का इंसान था। हमेशा लोगों से झगड़ा और हमेशा गुस्से में रहता था। उसे अपने मामा की सारी जमीन और जायदाद हड़पनी थी। बेटा करण, जाकर दुकान खोल दो, मैं दूसरे कामों में व्यस्त हूँ। मैं कोई काम नहीं करने वाला। आप मामी होकर मुझसे काम करवाती हैं। आपको शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे पहाड़ तोड़ने को तो नहीं कहा ना, बस इतना ही कहा कि दुकान खोल दो। करण वहाँ से गुस्से में दुकान खोलने चला जाता है। भाईजान, मुझे जलेबी के साथ दही भी देना। ये तुम्हारा तीसरी बार है जो तुम मुझसे दही मांग रही हो। जाओ, अब मैं नहीं दूंगा। तो क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? तुम्हारा तो ये रोज का ही काम है। उन दोनों में बहस हो ही रही थी कि वहाँ पर सुषमा आ गई। देखिए चाची जान, ये मुझसे कैसे झगड़ा कर रहा है। यहाँ पर रुकना ही बेकार है। मैं चला, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। करण वहाँ से बहस करके चला जाता है। सुषमा अकेले ही पूरा दिन दुकान चलाती है और शाम को थक हार कर अपने शौहर राम दुलार से सारी बातें बता देती है। आप उसे समझाते क्यों नहीं? मैं जानता हूँ सुषमा, मैं उससे एक बार बात करके देखूंगा। जी करिए और जल्दी करिए। दिन पर दिन उसका भविष्य खराब ही होता जा रहा है। राम दुलार करण को आवाज लगाकर बुला ही रहा होता है कि करण आधी रात को अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने चला जाता है। मैंने अपने हिस्से का खाना खा लिया है। मैं अपने दोस्तों के साथ रात भर पार्टी करने जा रहा हूँ। सुबह तक आऊंगा, वरना कल शाम तक, इसलिए मेरी फिक्र मत करना। देखा आपने, आज भी दुकान मैंने ही खोला और कल भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। दूसरे दिन करण आधी रात को घर आया और अपने मामा राम दुलार के सारे कागजात लेकर अपने नाम करवाने के लिए। मामा जी, ये लीजिए, इस पर साइन कर दीजिए। मेरे कॉलेज का रिजल्ट है। अरे बेटा लाओ, मैं उस पर अभी अंगूठा लगा देता हूँ। इतने में ही वहाँ पर सुषमा आ जाती है और उनके हाथ में जमीन के कागजात देख लेती है। रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं करण के कॉलेज के कागज पर अंगूठा लगा रहा हूँ। वो कॉलेज का कागज नहीं, बल्कि हमारे जमीन के कागजात हैं। क्या कहा तुमने? थोड़ा लेट आती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? सुषमा और राम दुलार दोनों ही करण की हरकतों से परेशान होकर उसे घर से निकाल देते हैं और सुषमा अकेले ही जलेबी की दुकान चलाने लगती है। अब से मैं थोड़ी जल्दी ही आकर थोड़ी देर से जाया करूंगी, इससे मेरा ज्यादा मुनाफा होगा। सुषमा दिन रात मेहनत करके अपने जलेबी की दुकान चला रही थी। इस दुकान की तो बैंड बजानी ही पड़ेगी। इसी ने मेरी जमीन मेरे हाथ में आने नहीं दी। अगर ये ना होती तो मैं पूरी दुकान और घर का मालिक होता। एक काम करता हूँ, जलेबी के अंदर फटे हुए दूध का पनीर डाल देता हूँ। पूरी जलेबी तहस नहस हो जाएगी। करण ने साजिश रची। करण ने फटे हुए दूध से बनी पनीर को जलेबी के बड़े से पतीले में डाल दिया। दीदी, मुझे गर्मा गर्म जलेबियाँ दो ना। रुक जाओ, अभी गर्मा गर्म बना कर दे रही हूँ। सुषमा अनजाने में ही वो पनीर मिलाई हुई जलेबी बनाकर दे देती है, जो कि लाल के बजाय पूरी सफेद थी। ये क्या मजाक किया आपने? मैंने आपसे गर्मा गर्म जलेबियाँ मांगी थी और आप मुझे ये मीठा पनीर खिला रही हैं। ये तो बस जलेबी के आकार का है, जलेबी थोड़ी ना है। ये कैसे हो सकता है? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उस औरत को दुकान से दूर जाता देख करण बेहद खुश हुआ। लगता है वो पुलिस को बुलाने जा रही है। अब इन्हें समझ में आएगा कि करण से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तभी वहाँ पर राम दुलार अपने बचपन के दोस्तों के साथ आ गया। अरे सुषमा, मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर तुमसे मिलने और हमारे दुकान की जलेबी खाने आए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी, मैंने आपकी जलेबियों के बारे में बड़ा सुना है। जी मैंने भी। हम पूरे 400 किलोमीटर दूर से रामू से मिलने आए हैं। सुषमा को जलेबी में पनीर डालने वाली बात पता थी, लेकिन मेहमानों की जिद और उत्सुकता की वजह से सुषमा ने उन्हें गर्मा गर्म पनीर की जलेबियां बनाकर दे दी। आपके यहाँ की जलेबी कुछ अलग नजर आ रही है। लगता है आज सुषमा ने नए तरीके से बनाई है। ये दिखने में जरूर सफेद है,
लेकिन बहुत मजेदार है। और उनके जलेबी खाने से पहले ही वहाँ करण आ गया। हाँ हाँ, खाओ खाओ। इनकी जलेबी की वजह से कई ग्राहक भाग चुके हैं और अब तो आप सब भी भाग जाएंगे। जी, ये मेरा भांजा है, हमेशा बहकी बहकी बातें करता है। आप सब जलेबी खाइए। जैसे ही राम दुलार के बचपन के दोस्तों ने जलेबी खाई, वो पनीर मिलाई हुई जलेबी वो लोग खाकर दंग रह गए और कहने लगे, वाह भाभी वाह, क्या जलेबी बनाई है। जलेबी कम रसमलाई ज्यादा लग रही है। वाकई ये चीज बहुत शानदार है। आज से आप अपनी दुकान का नाम बदल कर पनीर जलेबी कर दीजिए और देखिए बड़ा फायदा होगा। क्या सच? मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। क्या कहा आपने? ये अच्छा लग रहा है। करण को उन सब की बातों पर विश्वास नहीं हुआ था और वो अपने ही मिलाए हुए पनीर को जलेबी के रूप में खाने लगा। पनीर जलेबी उसे बहुत पसंद आई। अरे ये तो सच में अच्छी है, लेकिन आप सब उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये पनीर जलेबी मैंने बनाई है। हुआ ये कि इसमें पनीर मैंने ही डाल दिया और देखा आप सब ने मेरा कमाल। सुषमा सारी बातें समझ चुकी थी। तब उसने कहा, तुम चाहते थे कि हमारी जलेबी की दुकान बंद हो जाए और हम रोड पे आ जाएं, है ना? सुषमा, हमें ये सब बातें मेहमानों के सामने नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही सारे मेहमान चले गए, तब करण ने अपने मामा राम दुलार से कहा, मामा जी, आपने तो मुझे कुछ जमीन जायदाद भी नहीं दी। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ये दुकान दे दे और अब तो मैं यहाँ पनीर जलेबी ही बेचूंगा। हमें तुम्हें दुकान देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या तुम दुकान अच्छे से चला पाओगे? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अगर आपको लगे कि दुकान अच्छे से नहीं चल रही है तो आप ये दुकान ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। करण दिन रात मेहनत करके अपने पनीर की जलेबी के दुकान में काम करने लगा, लेकिन करण के दोस्त जिनके साथ वो आवारागर्दी किया करता था, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उनमें से एक जिगरी दोस्त उनसे कहने लगा, चल करण, चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मुझे मेरी दुकान संभालनी है। मामा मामी ने भरोसा करके मुझे ये दुकान दी है। करण की बात न मानने पर करण के दोस्तों को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसका धंधा चौपट करने के लिए षड्यंत्र रचता है और एक बाबा के साथ मिलकर उसकी दुकान पर काला जादू करा देता है। करण के दुकान पर न होने की वजह से वो उस बाबा का दिया हुआ ताबीज पनीर जलेबी की दुकान में लगा देता है। अब आएगा मजा। जब हम बिगड़े हैं साथ में तो तरक्की उसकी अकेले की क्यों? ये तावीज कैसी? लगता है सुषमा ने यहाँ पर रख दी। मैं इसे अपनी कलाई में बांध लेता हूँ। और जैसे ही राम दुलार ने वो ताबीज अपने कलाई में बांधी, वो उस कुर्सी से उठ खड़े हुए। यानी उस काले जादू की वजह से वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और वो फिर से चलने लगे। ये क्या? मैं चल रहा हूँ, मेरे पैर ठीक हो गए। ये तावीज तो कमाल की है। मालिक, तेरा हजारों बार शुक्र है। वहीं दूर खड़ा करण का दोस्त ये सब कुछ देख रहा था और वो देखकर वो दंग रह गया और उसके बाद वो उस बाबा के पास गया। तब बाबा ने उससे कहा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम जैसे धोखेबाज की मदद मैं बस ऐसे ही करूँगा। 20 साल पहले की बात है। उस दुकान पर एक बेटी ने मेरी भूख मिटाई थी, मुझे जलेबियां खिलाकर। इसीलिए मैंने ये मेहरबानी की है। अब जब भी कोई उस दुकान की पनीर जलेबियां खाएगा, वो हमेशा खुश रहेगा और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। मुझे माफ करना बाबा, मेरे मन में जलन हो रही थी। और वैसा ही हुआ। उनकी जादुई पनीर जलेबी बहुत अच्छे से चलने लगी। करण के मेहनत की वजह से उसके मामा मामी उससे बेहद खुश थे और सब लोग मिलकर अब खुशी खुशी रहने लगे।